20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल मून पर लैंड करता है और उसी के साथ नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन ऐसे पहले व्यक्ति बन जाते हैं जो पहली बार चांद पर कदम रखा हो। मून पर लैंडिंग करने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी जैसे ही स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं उनके हाथ से एक इम्पोर्टेंट सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये सर्किट एक स्विच था जिसका नाम एसेट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस घटना के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी क्योंकि जब सर्किट ब्रेक हुआ तब कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। ये स्विच इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अगर ये स्विच लूनर मॉड्यूल में ना रहे तो वो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता। अपोलो 11 मिशन में इसके अलावा और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी बहुत लोग मानते हैं कि अपोलो जैसा कोई भी मिशन हुआ ही नहीं था। इस मिशन को लोगों को दिखाने के लिए धरती पर ही शूट किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का कहना है कि अपोलो मिशन के दौरान मून पर ये अमेरिकन फ्लैग कैसे फहर रहा था जबकि मून पर कोई भी एयर मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, अपोलो मिशन की शुरुआत अमेरिकन और सोवियत संघ के कोल्ड वार से शुरू होती है। इन दोनों कंट्री के बीच आगे निकलने की भारी कंपटीशन थी और यह कंपटीशन स्पेस तक जा पहुंचा था। इसीलिए 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। यह पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट था जो कि धरती से स्पेस में गया था। इसकी साइज की बात करें तो 58 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था और 83 केजी वेट था। इस लॉन्च के बाद अमेरिका ने भी 31 जनवरी 1958 को केप कैनावेरल मिसाइल NX से यूएसए ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम एक्सप्लोरर 1 था। इसके 3 साल बाद 1961 में यूएसए को एक और बड़ा झटका लगता है जब यूएसएसआर यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजता है। इसी के साथ यूएसएसआर दुनिया का पहला देश बन जाता है जिसने इंसानों को पहली बार स्पेस में भेजा हो। अब यूएसएसआर अमेरिका से आगे निकल रहा था जिसके कारण प्रेसिडेंट जॉन के कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट लैंडोन जॉनसन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो पूछते हैं कि अब हमें यूएसएसआर से आगे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद जॉन रियलाइज करते हैं कि अब सबसे बड़ा मिशन होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को जॉन कैनेडी ये अनाउंस कर देते हैं कि इस डिकेड के खत्म होते होते वे इंसानों को चांद पर भेज देंगे। अब उस समय ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 1961 के दौरान ना ही तो मोबाइल और कंप्यूटर था और ना ही इंटरनेट कनेक्शन था और चांद पर इंसानों को भेजना एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था। इस काम के लिए यूएसए गवर्नमेंट ने नासा को अगले 5 सालों के लिए 7 से 9 बिलियन डॉलर दिए। नासा कुछ महीनों के अंदर टेस्ट शुरू कर देता है। सबसे पहले वो रॉकेट को टेस्ट करता है जो कि सैटेलाइट को सुरक्षित स्पेस में पहुंचाएगा। इसके बाद कमांड मॉड्यूल की हीट टेस्टिंग होती है ताकि वे जान सके कि मॉड्यूल ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है या नहीं। 1963 से 1967 तक नासा ने बहुत सारे टेस्ट किए जो कि अनमैन्ड थे जिसमें किसी भी इंसान का प्रयोग नहीं किया गया। नासा ने प्लान किया कि 21 फरवरी 1967 को अपने पहले आदमी को स्पेस में भेजेंगे और इस मिशन को अपोलो 1 नाम दिया गया। स्पेस में जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को कैसे रहना है इसके लिए वे लैब में तैयारी कर रहे थे लेकिन 27 जनवरी 1967 को एक छोटे से शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे लैब में आग लग जाती है और इस हादसे में 3 साइंटिस्ट की जान चली जाती है। इस घटना के बाद नासा थोड़ा डिमोटिवेट जरूर हुआ पर उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से उन्होंने रॉकेट की टेस्टिंग शुरू कर दी और इसके दौरान नासा ने 3 मिशन को अंजाम दिया जिसका नाम अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 रखा गया और ये सारे ही मिशन बिना इंसानों के किए गए थे। अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसमें पहली बार नासा इंसानों को स्पेस में भेजती है। कुछ महीनों बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसमें इंसानों को मून के पास भेजा जाता है। फिर 3 मार्च 1969 को नासा अपोलो 9 मिशन लॉन्च करता है जिसमें कमांड मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है। कुछ महीनों बाद 18 मई 1969 को नासा एक और मिशन लॉन्च करती है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को वो सारे काम कराए जाते हैं जो कि मून पर जाने के लिए किए जाते हैं। फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसमें 3 लोग शामिल होते हैं, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। अपोलो 11 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल एंड लूनर मॉड्यूल। इनमें से पहले 2 पार्ट्स को मिलाकर CSM बोला जाता था, मींस कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। CSM पार्ट्स की जिम्मेदारी माइकल कॉलिंस की थी और लूनर मॉड्यूल की जिम्मा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की थी। लगातार 4 दिन ट्रेवल करने के बाद स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और यहाँ नासा का प्लान ये था कि मून के ऑर्बिट में जाकर लूनर मॉड्यूल CSM से अलग हो जाएगा। उसके बाद CSM मून के ऑर्बिट में ही रोटेट करेगा और सिर्फ लूनर मॉड्यूल ही मून के सरफेस पर लैंड करेगा। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। मून के ऑर्बिट में पहुंचकर लूनर मॉड्यूल को लैंडिंग का सिग्नल मिल जाता है। कुछ समय बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज
एल्ड्रिन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ चांद पर जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने के दौरान नील आर्मस्ट्रांग से एक छोटा सा सर्किट टूट जाता है, लेकिन इस बात का उनको कोई भी जानकारी नहीं था क्योंकि सर्किट के टूटते समय कोई भी आवाज नहीं हुआ था, क्योंकि मून पर कोई भी एयर मौजूद नहीं है जिसे साउंड ट्रेवल कर सके। इसलिए सर्किट के टूटते समय उनको जरा सा भी इसकी आवाज नहीं आई। वे मून पर उतरे और वहाँ के मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करने लगे। करीब 4 से 5 घंटे तक वे जगह जगह के सैंपल्स कलेक्ट करते रहे और इस दौरान उन्होंने 24 केजी पत्थर और मिट्टी जमा कर ली थी। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद दोनों कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी सेटअप करते हैं, जैसे टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं ताकि वो मून से अर्थ पर सिग्नल को ट्रांसमिट कर सके। इसके साथ साथ एक और डिवाइस सेटअप करते हैं जो मून पर सोलर विंड को मेजर कर सके, और इन सभी के साथ साथ एक लेजर इंस्ट्रूमेंट भी सेटअप होता है जो धरती पर लेजर बीम को ट्रांसमिट कर सके ताकि धरती से मून का डिस्टेंस मालूम किया जा सके। इसके बाद वे एक सिस्मोमीटर भी सेटअप करते हैं ताकि मून पर होने वाले मूवमेंट और अर्थक्वेक को मेजर कर सके। सभी चीजें हो जाने के बाद वे एक अमेरिकन फ्लैग छोड़कर लूनर मॉड्यूल में वापस आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट का एक अहम सर्किट टूट चुका है जो कि एक स्विच था। यह स्विच इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि इसके बिना लूनर मॉड्यूल टेक ऑफ ही नहीं कर सकता था। वे इमीडिएटली नासा से कांटेक्ट करते हैं और इस डैमेज के बारे में बताते हैं। नासा से बातचीत के दौरान उन्हें एक सॉल्यूशन नजर आता है। स्विच का एक ही काम होता है, सर्किट को कंप्लीट करना, और इसके चलते सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। बज एल्ड्रिन के पास एक बॉल पेन थी और उसी की सहायता से उन्होंने सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश की। लकीली सर्किट कंप्लीट हो गया और लूनर मॉड्यूल टेक ऑफ करके सीएसए में री अटैच हो गया। फाइनली स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर चल पड़ता है। नासा का प्लान था कि स्पेसक्राफ्ट को धरती के ऑर्बिट में इंटर करने के बाद सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण वो खुद नष्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर एक खतरा था कि सर्विस मॉड्यूल अलग होने के बाद कमांड मॉड्यूल से टकरा सकता है और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स की जान भी जा सकती है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा ने सर्विस मॉड्यूल के अंदर थ्रस्ट लगाए थे, जिसके कारण सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से काफी दूर चला जाएगा। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन्हें पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल में लगे थ्रस्ट काम ही नहीं कर रहा। इसके चलते एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिराकल होता है कि टूटे हुए मॉड्यूल का हिस्सा कमांड मॉड्यूल से नहीं टकराया। इनका जान जाने का रिस्क इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस समय के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक अल्टरनेट लेटर तैयार करके रखा था जिसमें वे अपना दुख जाहिर कर सके। तीनों एस्ट्रोनॉट्स पैराशूट के मदद से एक ओशियन में लैंड करते हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें समय रहते ही रेस्क्यू कर लेती है। इनके आने के बाद इनको कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया ताकि मून पर कोई बैक्टीरिया या वायरस के टच में आए हो तो वो वायरस पूरे अर्थ पर ना फैले। इतना कठिन मिशन करने के बावजूद लोग मानते ही नहीं कि अपोलो 11 जैसा मिशन हुआ था, क्योंकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन फ्लैग कैसे हवा के कारण फहर रहा है, लेकिन मून पर कोई हवा है ही नहीं, तो ये फ्लैग आखिर कैसे फहर रहा है। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने जो झंडा चांद पर फहराया था उसको स्पेशल डिजाइन किया गया था। उनको पता था कि चांद पर कोई एयर नहीं है, इसलिए झंडा के रॉड के साथ साथ फ्लैग में एक स्प्रिंग जैसा अल्युमिनियम रॉड का भी प्रयोग किया गया था। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने अमेरिकन फ्लैग को वहाँ पर फहराया तो फ्लैग के हिलने के कारण अल्युमिनियम रॉड भी हिलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे ये फ्लैग सच में फहर रहा हो। अपोलो मिशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद हर अखबारों में इसका चर्चा था। दुनिया के कोने कोने में इस मिशन के बारे में चर्चा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस मिशन को लेकर यूएस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किए, क्योंकि उनका मानना था कि एक मिशन के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में जितना पैसा लगा है उतने पैसे में 120 हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बन सकती है। मेनली यहाँ पर लोगों का कहना था कि देश में काफी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉवर्टी, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, स्टैंडर्ड लाइफ और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिनको दूर किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन को पूरा करने के लिए $24 बिलियन खर्च किए गए। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।